हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है उसके मूल में ही मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया है। ठीक है। कैसे? देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तो इन दोनों के समय जो भीषण नरसंहार हुआ था उसको देखते हुए 1945 में वैश्विक नेताओं ने यह अनुभव किया कि जो स्थायी शांति की हम कल्पना करते हैं और इस प्रकार की दोबारा घटना ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ बुनियादी अधिकारों और मानवीय गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ कानूनी सुरक्षा नियमों का निर्माण करना होगा, जो कि वैश्विक स्तर पर मान्य होगा और दूसरे देशों को भी उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तभी जाकर हम पूरे विश्व में वैश्विक शांति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर निर्मित किया गया था और यह उसका एक ऐतिहासिक आधार स्तंभ है, जिसने मानवाधिकारों को केवल किसी राष्ट्र का आंतरिक मामला न मानकर एक वैश्विक उत्तरदायित्व बना दिया। ठीक है। इस चार्टर की धाराओं के अनुसार सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे बिना किसी जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के मानवाधिकारों का सम्मान करें। क्लियर? अब इसी को ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जो कि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, को स्वीकार किया गया, है ना। और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है। इस घोषणा पत्र ने पहली बार दुनिया को बताया कि स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार जो है वह व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता, और यह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व पर लागू है और सभी देशों के लिए बाध्यकारी है। ठीक है। अब देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकार परिषद है वो इसका एक सक्रिय तौर पर अंग है। अंग मतलब उसका एक हिस्सा है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे अधिकारों के हनन पर सीधी कार्रवाई की अनुशंसा करती है ना। यह परिषद सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की जो नियमित समीक्षा होती है उसकी देखरेख करती है, जिसे सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कहा जाता है, ताकि अलग अलग देश की सरकारों की जवाबदेही तय की जा सके। ठीक है। अब इसके बाद है ना, एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी है ना। और इसका कार्यालय जो है वो एक निष्पक्ष प्रहरी के रूप में कार्य करता है मानवाधिकारों के संदर्भ में। ठीक है। यह निकाय विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जमीनी सच्चाई का पता लगाता है और पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए सरकारों पर कूटनीतिक दबाव डालता है, जिससे मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। क्लियर? इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, है ना। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हायर कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, वे ये सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को तानाशाही या दमन का शिकार न होना पड़े। ठीक है। अब इसमें देखो, जीवन का अधिकार हो सकता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो सकता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जो एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो सारे अधिकार हैं ये एक प्रकार से नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। ठीक है। राजनीतिक अधिकार मतलब जिसमें जीवन का अधिकार हो, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, है ना, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो, है ना। तो ये सब क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधित कुछ अधिकार हैं, और जिन पर है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हुई है, और उन्होंने ये तय किया है कि ये सब जो अधिकार हैं ये सब आम व्यक्ति को
मिलने चाहिए और इसी के आधार पर वे अपने मानवाधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उनके माध्यम से भी संयुक्त राष्ट्र संघ यह संदेश देता है कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और काम करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, ताकि वह एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने में पूरी तरह समर्थ हो सके। है ना? कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ राजनीतिक और न्याय नागरिक अधिकार तो प्रदान किए हैं। कौन कौन से? जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, जीवन जीने के अधिकार, है ना, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, है ना। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि चुनाव, अपने पसंद के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, है ना। तो ये सब राजनीतिक अधिकार है, लेकिन केवल इन्हीं से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके अलावा हमें कुछ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी होने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें और मिलनी चाहिए? जैसे कि हमें भोजन करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि हम किसी के होटल में खाना ना खा सके या कहीं किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सके, है ना। तो मतलब वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, उस पर सभी का समान हक होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं पर भी खाना खा सकता है, उसको कहीं भी इलाज करवाने का छूट होना चाहिए, है ना। किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकता है, उसको कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, कहीं पर भी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है? बेसिक अधिकार हैं, राइट्स हैं, है ना। तो ये सब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। इनसे क्या होगा कि उसका जीवन जो है गरिमापूर्ण होगा और वो बहुत बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सकेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि ये सब अधिकार भी उसको प्राप्त होने चाहिए, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के ऊपर, है ना। तो जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव के उन्मूलन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ विशेष अभिसमय यानी कुछ प्रावधान तैयार किए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं को वैश्विक स्तर पर अपराध घोषित किया गया है, जिससे क्या होगा? महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में बराबरी का स्थान प्राप्त हो सकेगा, है ना। अब उनके ऊपर यदि कोई घरेलू हिंसा हो रही है ना, या कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है, या लैंगिक असमानता जैसी कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही है, तो वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ प्रावधान बना रखे हैं जो कि हर देश पर लागू होंगे और हर देश की सरकार को उनको फॉलो करना होगा, ताकि महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की घटनाएं ना हो सके। ठीक है, अब हम बाल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, बाल अधिकारों के संरक्षण में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बाल श्रम, बाल तस्करी और युद्धों में बच्चों के उपयोग को रोकने के लिए कुछ कड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर नागरिक बन सके और अपने देश का विकास कर सके और अपना जीवन स्तर को बेहतर बना सके, है ना। तो ये सब जो है बाल अधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं, ताकि बाल श्रम ना हो, बाल तस्करी ना हो, बाल विवाह ना हो और युद्धों के समय बच्चों का उपयोग ना हो, है ना। तो इस तरीके के कुछ उन्होंने प्रावधान बनाए हैं बच्चों के संरक्षण में, है। अब हम बात करते हैं कुछ नस्लीय भेदभाव और रंग भेद से संबंधित जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसके बारे में। तो अब जो भी नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होते हैं या रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, तो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में आपने देखा होगा, तो इन सब चीजों को मिटाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रयास किए हैं, है ना। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति हुई है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बल पर ही हुआ है। इसने क्या किया है कि जो भी दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में जो रंग भेद की जो नीति थी उसको समाप्त किया है, इसके माध्यम से वहां पर जो दमनकारी शासन था उस पर कंट्रोल किया गया है ना। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति, उनको भी बेहतर करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो सारे प्रयास हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, अब हम शरणार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है ना। तो देखो, शरणार्थियों के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, है ना। तो ये जो है उनके लिए एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है ना। अब जैसे कोई युद्ध हो गया है या हिंसा हो गई या उत्पीड़न हो गई है, तो उनके कारण जो लोगों का पलायन होता है, तो उस समय ना ऐसी परिस्थिति में लाखों लोग जो है ना
सुरक्षित आश्रय की मांग करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए कुछ कानूनी संरक्षण प्रदान करना, तो ये सब काम के लिए है ना संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय जिम्मेदार है ना। ये उसकी प्राथमिकता है कि वो इस समय जो है मानवीय संकट को टाल सके और उनके लिए कुछ बेहतर कदम उठा सके, है ना। तो ये शरणार्थी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है ना। अब हम कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या प्रयास किया है। तो देखो, अल्पसंख्यकों और जो स्वदेशी समुदाय हैं उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ विशेष घोषणाएं की हैं। ठीक है, यह संस्था मानती है कि किसी भी देश की सांस्कृतिक विविधता तभी सुरक्षित रह सकती है जब वहाँ के अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, धर्म और परंपराओं को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। कहने का मतलब है कि जैसे हम उदाहरण के तौर पर भारत को देखें तो भारत में अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा है ना, और बहुसंख्यक में देखें तो हम हिंदू और मुस्लिम को ही देख पाएंगे ना। जैसे मान के चलो कि हमारे देश की जो टोटल आबादी है वो लगभग 100% मान लेते हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी है 140 करोड़, 145 करोड़, 150 करोड़, तो हम उसको 100% मान लेते हैं। अब उसमें यदि हम बहुसंख्यक समुदाय की बात करें तो उसमें हिंदू और मुस्लिम है ना। तो हिंदू मुझे लगता है कि 75% के आसपास है ना, 75 या 80% मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से 15% के आसपास हम मुस्लिम को मान सकते हैं। इसके अलावा जो 4-5 करोड़ आबादी है उसमें जो और भी जो समुदाय है जैसे हिंदू जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये सब और भी, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, तो वो सारे इसी के अंतर्गत आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इनकी सुरक्षा करना, इनके जो भी रीति रिवाज है उनको बनाए रखना, तो ये सब जो है उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। तो उनको चेतावनी देने के लिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र ने कुछ प्रावधान बनाए हैं कि आप जो है अपने देश में अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ कानून बनाइए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए, ठीक है। उनकी जो भी भाषा है, उनके जो भी धर्म है या उनकी जो भी परंपरा है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए ताकि उनकी जो सांस्कृतिक विविधता है वो सुरक्षित रह सके और उनका हनन ना हो या उनका दुरुपयोग ना हो और वो हमेशा बनी रहे, है ना। चलिए, अब देखो यातना के विरुद्ध है, मतलब जैसे मान लो कोई किसी को यातना दे रहा हो ना, कोई टॉर्चर कर रहा हो, तो उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सख्त रोक स्पष्ट अपना रखता है। और जैसे मान लो कि कोई हिरासत में कोई व्यक्ति है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ प्रावधान किया है कि जो भी सरकार है किसी देश की, उन्होंने उनको सूचित किया गया है कि आपके जो भी पुलिस बल है या जो सुरक्षा बल है या जो भी जेल गृह होता है ना, तो वहां पर इनके लिए ना कुछ कानून वगैरह बनाया जाए ताकि उनके मानवाधिकारों का हनन ना हो, है ना, और उनके प्रति संवेदनशीलता की भावना रखी जाए, ठीक है। तो इसके लिए ना यातना के विरुद्ध संधि के माध्यम से सरकारों को संयुक्त राष्ट्र ने मजबूर किया है कि वे अपनी पुलिस और सुरक्षा बलों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी हिरासत में व्यक्ति है उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ शांति स्थापना अभियान भी होते हैं। उसके दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी सेनाएं हैं न केवल संघर्ष को रोकती है बल्कि वे यहाँ के नागरिकों के अधिकारों की ढाल भी बनती हैं, ठीक है। इन अभियानों में मानवाधिकार विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में निर्दोष जनता को अत्याचारों से बचाया जा सके। अब देखो, शांति स्थापना क्या हो सकता है, जैसे मान कर चलो कि हमें सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन करना है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गए, शांतिपूर्ण अभियान हुए। तो उस समय है ना संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपनी सेना भेजती है और वहां पर कुछ अधिकारियों या मानवाधिकार विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है ताकि वहां पर कुछ बड़ी दुर्घटना न हो सके, है ना। तो वहां पर भी जो है संघर्ष को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत अच्छी भूमिका है। अच्छा, विकास के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अपरिहार्य मानवाधिकार बनाया है। कहने का मतलब है कि जो गरीब बच्चे हैं, है ना, उनके लिए भी विकास बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने काम किया है। अब देखो, इसका मानना यह है कि जब तक राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता रहेगी तब तक मानवाधिकारों का पूर्ण पालन संभव नहीं है। इसलिए गरीब देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना विकसित देशों का एक नैतिक दायित्व है।
है ना। तो कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना गरीब देशों के लिए या गरीब लोगों के लिए कुछ विकासात्मक कार्य करती है ना। उनको जो है तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकें, ताकि उनका जीवन स्तर उन्नत बन सके। ठीक है। अब देखो, न्याय की सुनिश्चितता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी निर्माण किया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आपने सुना होगा, है ना। तो इसकी भूमिका को संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन प्राप्त है ना। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं, है ना, वे जो है या अपराध जो भी कर रहे हैं, उनसे ऊपर जो है कानून है ना। उनसे ऊपर कानून है और उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दंडित किया जा सकता है। समझ रहे हो। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है। अब देखो, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी अब मानवाधिकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जा रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के बिना जीवन का अधिकार जो है व्यर्थ है। इसलिए प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का निर्माण करना वैश्विक मानवाधिकारों का एक नया लक्ष्य है ना। आजकल क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो गया या पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं, है ना, इन पर जो है ज्यादा बहस हो रही है वैश्विक स्तर पर, ताकि जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इस पर कंट्रोल किया जा सके और इस पर काम किया जा सके, है ना। तो ये भी एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है ना। अच्छा, इसके अलावा सूचना और प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए, मतलब उसको बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है निरंतर कार्य करता है ना। उदाहरण के तौर पर पत्रकारों पर होने वाले हमलों की निंदा करना और नागरिकों तक निर्बाध रूप से सूचना पहुंच सुनिश्चित करना मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसलिए सूचना और प्रेस की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर कार्य कर रहा है ना। जो भी पत्रकार वगैरह है उस पर जो भी हमले हो रहे हैं उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है निगरानी रख रहा है और उनकी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा है ना, देखो, जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों के लिए भी कुछ विशेष समझौते वगैरह बनाए गए हैं या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, ताकि उनकी जो शारीरिक अक्षमता है वो वो जो है उनके लिए बाधक साबित ना हो सके, है ना। ताकि उनका भी जो है व्यक्तित्व विकास हो सके और वे भी सरकार उनके लिए भी ना सरकार को चेतावनी दी गई है या उनको सलाह दी गई है कि आप उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाएं ताकि उनका भी विकास हो सके, है ना, और वे भी देश के लिए कुछ कर सके, है ना। उन्हें जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए भी कुछ विशेष जगह उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। जैसे मानकर चलो कि आजकल क्या हो रहा है कि उनके लिए न तो बाथरूम की व्यवस्था हो पा रही है, न टॉयलेट की व्यवस्था हो पा रही है, ताकि है ना उनको जो है सार्वजनिक स्थान पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उनके लिए कुछ अलग से कुछ व्यवस्था कराई जाए ताकि वे अपने आप को अपने मानवाधिकारों का महसूस कर सके, है ना। तो ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, इस प्रकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले 7 दशकों में, मतलब 1945 में इसकी स्थापना हुई है ना। तो कितना हो गया है, 5 दशक हो गया है और 2 इधर हो गया है ना। तो टोटल 7 दशक हो गए हैं। तो 7 दशकों में मानवाधिकारों को एक बेसिक पहचान दी है ना। हालांकि देखो, चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन इस संस्था के प्रयासों से आज दुनिया का हर पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाने का एक साहस और एक कानूनी आधार रखता है ना। इसके माध्यम से उसके अधिकारों का हनन होने से बच रहा है और बल्कि वो अपने विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है। तो टॉपिक कौन सा था हमारा, मानवाधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। तो हमने बहुत इसको संक्षिप्त में समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।